आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र ने पराली जलाने पर दुगना किया जुर्माना, 30,000 तक देना होगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने बढ़ाया जुर्माना। जम्मू विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल, मार्शलों ने निकाला बाहर। स्पीकर बोले ये मछली मंडी नहीं। 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत, देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत इकोसिस्टम। गृह मंत्री ने कहा देश के लिए बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के जज्बे के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज नागपुर में शरद पवार की 3 रैलियां हुई, कल हिंगड़ घाट में भी करेंगे चुनावी सभा। नागपुर में शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेट एयरवेज की बिकेंगी संपत्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के फैसले को कर दिया खारिज। और अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मुकदमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां बवाना से आप विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। आप विधायक जय भगवान उपकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। एमसीडी के अधिकारियों से विधायक ने की थी बदतमीजी। विधायक की बदतमीजी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी के अधिकारियों से विधायक ने बदतमीजी की। तो विधायक की बदतमीजी का यह वीडियो भी सामने आया। बवाना से आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलावटी नकली घी बनाने वाले और उसे बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने डालडा, घी, रिफाइंड तेल और कच्चा माल समेत पैकिंग सामग्री बरामद की है। क्राइम ब्रांच ने मोदीनगर और हरियाणा के जींद में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा का रहने वाला कृष्णा गोयल पिछले 1.5 साल से नरेश सिंगला के साथ पार्टनरशिप में कारोबार कर रहा था। दोनों मिलकर पिछले 2 सालों से एक फैक्ट्री चला रहे हैं। कृष्ण गोयल नरेश सिंगला से मिलावटी और नकली देसी घी खरीदता है और इसे ऋतिक खंडेलवाल समेत अन्य खरीदारों को बेचता है। पुलिस टीम ने बताया कि आरोपियों की पहचान ऋतिक खंडेलवाल, संजय बंसल, रोहित अग्रवाल, कृष्ण गोयल और अश्वनी के रूप में हुई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अगली खबर है, जहां भाभी के द्वारा किया गया मजाक बना हत्या की वजह। देवर ने ईंट से सर कुचलकर भाभी की हत्या कर दी। पड़मई गांव में मिला था महिला का छत बिछत अवस्था में शव। बीती 3 नवंबर को नरेनी थाना के पड़मई में यह शव मिला था। हत्या के बाद घसीटकर घर के पीछे फेंका था शव। तो पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में उपयोग की गई लाठी व खून से सनी ईंट भी बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी। तो भाभी को देवर से मजाक करना भारी पड़ गया और देवर ने भाभी की हत्या कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 महीने में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। बीते दिनों अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात, पौंडीचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। 4 माह में उत्तर प्रदेश को यह तीसरा पुरस्कार है। रुक करेंगे अगली खबर का कानपुर से। अगली खबर है, जहां आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को रिझाने और रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज भी इसी
के तहत समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप कानपुर स्थित समाजवादी पार्टी चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाते हुए बैठक की। आज कानपुर में विधानसभा उपचुनाव सीसामऊ जहां उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव बीजेपी करवा रही है। ये उपचुनाव होना नहीं था, लेकिन बीजेपी का सत्ता का घमंड और तानाशाही यहाँ उपचुनाव थोपने का काम बीजेपी ने किया है। और ये उपचुनाव सीसामऊ की हमारी प्रत्याशी जीतेगी। और देखिए, हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद माननीय राजा रामपाल जी, भाई आदरणीय जुगल वाल्मीकि जी और हमारे सभी साथी आए हैं। और हम लोग इनके जो संघर्ष झेल रहा है ये परिवार, बीजेपी की तानाशाही का सामना जो ये परिवार कर रहा है, और बीजेपी जिस तरीके से सता रही है इस पूरे परिवार को, और इस परिवार के साथ में पूरी पार्टी खड़ी है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही की लगातार खबर मिल रही थी, जिसको लेकर डीएम राजेश कुमार पांडे ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। वहीं सारे पटलों को चेक किया। उन्होंने सीएमएस को दिशा निर्देश देते हुए ओटीपी व पर्चा काउंटर पर लगने वाली भीड़ पर ध्यान देने की बात कही। जो कई अनियमितताएं इसके अलावा भी पाई गई, उन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने सीएमओ और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि समय समय पर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जाए। जो है वो 8:30 से 8:30 के बीच में निरीक्षण किया गया था। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खासकर जो ओपीडी है, साफ सफाई है हमारी व्यवस्था, और जहाँ पर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब जगह पर मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसी के दृष्टिगत किया गया था। और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर समय से आएँ और समय से मरीजों का इलाज करें। कहीं किसी को जो शासन की मंशा है, प्रतिबद्धता है, उसमें कहीं कोई कठिनाई ना हो, इसका निरीक्षण था। कतई जगह पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। कहीं कैमरे खराब थे, उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही। दरअसल पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी बेहट कस्बे के पूर्व चेयरमैन शाह महमूद के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके परिवार का बेहट के शाही परिवार से करीब 200 साल पुराना रिश्ता है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में इस मुद्दे को लेकर कमेटी गठित की है। बेहट का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलसा था एक मदरसे का, लेकिन बेहट में हमारे तायाजान मोहतरम जनाब शाह महमूद साहब, क्योंकि यहीं पे क़याम पज़ीर रहते हैं हमेशा से, तो इनसे बगैर मुलाकात के जाना जो है वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर इस्लाम मौलाना इब्राहिम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी शाह साहब से बहुत मजबूत ताल्लुक़ था। इसी तरह हमारे दादा परदादा, ये ताल्लुक़ पिछले 200 साल से दोनों ख़ानदानों में चला आ रहा है। तो ये एक लोगों के लिए भी दोस्ती की लाजवाल दास्तान भी है, जिसमें दो बड़े मशहूर ख़ानदानों के अफराद जो हैं नस्ल दर नस्ल जो हैं वो अपनी दोस्ती को जो है बड़ी ही ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत और खुलूस के साथ निभा रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां 31 अक्टूबर के दीपावली के दिन 2 मासूमों की मौत तंत्र मंत्र के लिए नहीं बल्कि हिट एंड रन से हुई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गाड़ी चला रहे चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के देवबंद क्षेत्र के भायला गांव में दीपावली के दिन 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तंत्र मंत्र से जुड़ने से चर्चा का विषय बना था। अब पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बच्चों की मौत हिट एंड रन का परिणाम था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिवम उर्फ कुणाल को उत्तराखंड बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ज्वालापुर न्यू रामनगर उत्तराखंड निवासी शिवम उर्फ कुणाल दीपावली पर ननौता कस्बे में परिवार सहित पूजन करने आया था। रात को वापस लौटते समय भायला गाँव के पास सामने से
आ रही गाड़ी की तेज रोशनी की वजह से वह बच्चों को देख नहीं सका और दोनों बच्चे गाड़ी की चपेट में आ गए। बच्चों की मौत होने के डर के कारण से वह मौके से भाग निकला। घटना की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसकी वजह से हाथ लगते ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अक्टूबर 2024 को थाना देवबंद भायला में एक हिट एंड रन एक्सीडेंट से 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात थाना देवबंद पर उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। घटना के अनावरण हेतु थाना देवबंद पर 4 टीम का गठन किया जाता है एवं टीम्स द्वारा रूट के सीसीटीवी कैमरेज चेक किए जाते हैं। आज 6 नवंबर 2024 को घटना में शामिल एक अभियुक्त मैं उनकी जो घटना में उपयोग की हुई कार के साथ गिरफ्तार किया गया है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां अजीम नगर पुलिस ने आमरीन हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। मृतका के तहेरे जीजा मतलूम और सईद अहमद ने गला दबाकर हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया था। 23 दिन पूर्व युवती घर से गांव के ही मजार जाने की बात कहकर निकली थी। गांव के ही कब्रिस्तान में एक पेड़ पर लटका मिला था युवती का शव। अजीम नगर थाना क्षेत्र के बगरवा गांव का था यह पूरा मामला। रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि मतलूब मृतका पर बुरी नीयत रखता था। मतलूब ने पत्नी का अंतरंग वीडियो बनाकर मृतका को भेजा था। मृतका ने वह वीडियो वायरल कर दिया था, तब से वह मृतका से रंजिश रखने लगा था। क्या उसमें अभी जेल चलेगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और गांव के लोग, इसके मतलूब के रिश्तेदार हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये मुकदमे को वापस ले लो, अगर गांव में रहना है तो ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें झूठे मुकदमों में फांस देंगे। हुआ क्या था? हमारी बहन को मार दिया, इसने अश्लील वीडियो बनाई थी। थाना क्षेत्र अजीम नगर में एक डेड बॉडी मिली थी। प्रथम दृष्टया उस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद से अभियुक्त परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया और उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त थे उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर उनकी गिरफ्तारी की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां स्वरसाना से आपको बता दें बरसाना से गोवर्धन आ रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो में कार सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हरियाणा के गांव खरक निवासी सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए थे और बरसाना में दर्शन करने के बाद टेम्पो से गोवर्धन जा रहे थे। तभी रास्ते में कार सवार ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो शंकर 45 वर्ष की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर टेम्पो आ रहा था, हम गोवर्धन थे और पूरा आ रहा था बरसाना। कार वाले की गलती है, आमने सामने की टक्कर हो गई। हम उसमें थे 16 आदमी, हमारे 6-7 आदमी घायल हुए। 4 आदमी यहाँ आए थे, एक आगरा पहुंचा दिया, यहाँ से रेफर कर दिया। मेरे भी यहाँ अभी पर्सन दर्द है, बिस्कुट भी ना खाया जाता, ये भी दर्द है। कार वाले ने टक्कर मारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के एक युवा चित्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के उपलक्ष्य में उनका 8 फीट लंबा चित्र बनाया है। चित्रकार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं और उनकी जीत पर वह उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के हितैषी हैं और इसलिए वह उनकी अच्छे कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हैं। चित्रकार की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का स्वागत किया गया है और उनके भारत के साथ अच्छे संबंध होने की उम्मीद है। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं। क्योंकि अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जी की जीत हुई है, उस संबंध में मैंने, क्योंकि उनकी भारत से दोस्ती है, नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है, इस संबंध में मैंने एक 8 फुट का चित्र तैयार किया है और उन्हें बधाई दी है कि वो भारत के साथ ऐसे ही संबंध रखेंगे और आगे भारत आर्थिक और बाकी जो उसका विकास है वो इसी तरह। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव के साकेत धाम रामलीला मैदान में आयोजित 7 दिवसीय रामकथा एवं श्री सीताराम यज्ञ श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान एवं RKG अभिनंदन परिवार के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा एवं श्री सीता राम यज्ञ शुभारंभ से पूर्व सनातन यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन शहर के बड़े हनुमान मंदिर से शुरू हुआ। इस अवसर पर कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने गजवाए हिंद के मुद्दे पर कड़ा बयान देते हुए कहा कि अब गजवाए हिंद की बात नहीं बल्कि भगवाए हिंद की बात होगी। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की भी बात कही। देवकीनंदन ने 16 नवंबर को दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए लाखों सनातनी एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूती से फैलाना और हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर समाज का ध्यान आकर्षित करना है। रामकथा के उद्घाटन समारोह में उन्नाव जिले की प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों के साथ विधायक पंकज गुप्ता और संयोजक अमित गुप्ता अंशु सहित सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। देखिए, ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। और अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं और हमारे सनातन परंपराओं को बचाएं। और ये जो यात्रा निकल रही है सनातन यात्रा, ये वही यात्रा है जो सनातनियों को जगाने के लिए और 16 तारीख को दिल्ली पहुंचाने के लिए यहाँ रामकथा है उन्नाव में। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चित्रकूट से, जहां खेल सप्ताह के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि रहे अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी ने अपने उस उद्बोधन में कहा कि विद्यालयों में इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के सर्वाधिक योगदान करते हैं। अतः छात्रों एवं छात्राओं को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता एडवोकेट ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा ध्येय है कि हमारे विद्यार्थी सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहकर विद्यालय का नाम रोशन करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य काशी प्रसाद शुक्ला, कार्यवाहक प्रधानाचार्य अमित कटियार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान की भी प्रबंधक महोदय ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज प्रथम दिवस में रिले रेस, भाला फेंक, बैडमिंटन, रैबिट रेस आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुई जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर की बात करते हैं सहारनपुर से। अगली खबर है जहां गंगोह क्षेत्र के गांव सांग ठेडा में 4 मासूम बच्चों को आदमखोर कुत्ते ने अपना शिकार बनाकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि मदरसे से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान खूंखार हुए आवारा कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया जिसमें 4 मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को आदमखोर कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया और गंगोह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हार सेंटर रेफर कर दिया गया। के लिए जा रहे थे। क्या नाम है? एक का नाम जैनब है और दूसरे बच्चे का नाम सुमैया है। ये कहाँ जा रहे थे? ये गांव में मदरसा है, उसमें पढ़ने के लिए जा रहे थे। ये कोई उसका पागल कुत्ता था, उसे काट लिया। तो आज अस्पताल ले गए? अस्पताल लेकर गया इसमें। इंजीनियर है जी। कौन से गांव से? संगठा जी। आज क्या घटना हुई जी? ये बच्चे बाहर खेल रहे थे, अचानक एक कुत्ता आया और बच्चों को बोल दिया वाला एकदम। बच्चे पढ़ के आ रहे थे जी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। शादी में डीजे पर डांस करने को लेकर खराती और बरातियों में जमकर मारपीट हुई। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक को लात घूंसों और बेल्टों से जमकर पीटा। नशे में धुत युवकों ने जमकर मैरिज हॉल में हंगामा काटा। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। डिडौली थाना क्षेत्र के जोया स्थित ग्रीन बैंक्वेट हॉल का पूरा मामला है।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ में सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर एक युवक टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। आनंद फानन में सभी पुलिस अफसर और फायर की गाड़ी युवक को उतारने के लिए पहुंची, लेकिन उसने किसी की भी एक नहीं सुनी। उधर परिवार के लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग में संविदाकर्मी चालक अपने अधिकारियों से त्रस्त है। आए दिन वसूली और मारपीट से आजित आकर वो कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ। आज भी वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने जनता दरबार पहुंचा था। चढ़े हुए मरने के लिए, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वो मरने के लिए चढ़े हैं। आत्महत्या कर लेंगे, क्या करें जी के नहीं। जब समस्या यही है कि मेरे पति ड्राइवर हैं, नौकरी करते हैं रोडवेज में, और हम मुख्यालय भी कई बार आए थे। उन मुख्यालय वाले ने जो कह दी कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। आज तक कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे। कब उन्हें पिटवाए भेजी, कितनी बार पिटवाए भेजी अपने पति को। जब हम अलीगढ़ से आए हैं, हाँ लखनऊ आए थे हम बाबा जी से मिलने, बाबा जी के दर्शन नहीं हो सके हमारे। अभी चल रहे मैडम, मरने की चढ़े हैं वो तो जो कह रहे हैं। हमारी एमडी साहब थे और हम आए हैं अलीगढ़ से। मामला ये है, मारपीट होती है फालतू में। कौन मारपीट करता है, कौन लोग? रोडवेज के अधिकारी। किससे मारपीट करता है? पापा जी से। पापा जी क्या करते हैं आपके पापा जी रोडवेज में? संविदा चालक है, बस चलाते हैं। बस चलाते हैं। आज आपके पिताजी टावर पे चढ़ गए हैं, टावर पे चढ़ने की क्या वजह है? वो तो कह रहे थे हम तो मरने आए हैं, कितनी बार मारो तो हम तो खुद मर जाएंगे यहाँ पे आके। कितनी बार लेटर लिखे यहाँ पर हमने। 15 मिनट की सूचना है, लगभग 1:15 की सूचना है। ये एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है और ये जैसे कि हमें स्थानीय लोगों से पता लगा है, ये 2 बार पहले जो है कचहरी के पास में जो मोबाइल टावर है वहाँ भी 2 बार चल चुका है। ये रोडवेज में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर है, जितना पता लगा है। उसकी फैमिली भी यहाँ नीचे है। तो हमारी गाड़ी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, तो जैसे ही हमें जो है चीज़ें ठीक लगेगी तो हम जो है रेस्क्यू स्टार्ट कर देंगे। परिवहन विभाग में रोडवेज का संविदा कर्मी जो चालक के रूप में तैनात था, वो अधिकारियों के अत्याचार से आकर के लखनऊ में एक टावर पर चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास ये चौराहा है, जहां पर वो राजू सैनी नाम का जो शख्स है इस टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और पेट्रोल लेकर के आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। राजू सैनी खुद अकेले ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बेटे के साथ में वो यहाँ पर पहुंचा था। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। सुबह सीएम दरबार भी आया हुआ था, लेकिन कहते हैं कि उसकी सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई या वो वहाँ से असंतुष्ट होकर के जब आया तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो मुख्यमंत्री आवास के पास में जो विक्रमादित्य मार्ग है, इसी टावर पे चढ़ने गया है। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो ऊपर तक पहुँचने में मदद करती है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस अधिकारी भी पहुँचे हैं। तमाम लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और ये ज़रूर कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द उतारा जाए ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। तो ये पहले भी बताया जा रहा है कि लखनऊ में 2 बार सुसाइड करने का प्रयास भी कर चुका है राजू सैनी नाम का शख्स, और पुलिस लगातार उसे अभी समझाने का टेलीफोन के जरिए प्रयास कर रही है ताकि किसी तरीके से वो नीचे ना कूदे, आत्महत्या ना करे। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि वो यहाँ पर जान देने आया है क्योंकि वो प्रताड़ित बहुत ज़्यादा हो चुका है परिवहन विभाग के अधिकारियों की वजह से। कई बार वो इस तरीके के कदम जरूर उठा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले का कोई हल नहीं निकला और उसकी वजह से ही वो परेशान था। लगातार पुलिस के और जो दमकल विभाग के जो अफसर है वो मौके पर मौजूद है और कोशिशों में है कि किस तरीके जो तकरीबन 1 घंटे से इस टावर पर चढ़ा हुआ है इसको नीचे उतारा जाए। तो राजू सैनी नाम का जो शख्स है वो परिवहन विभाग में संविदा कर्मी के चालक पद पर तैनात है और ज़रूर पुलिस अफसरों की पूरी कोशिश होगी कि इसको पूरी तरीके इस मामले को सुलटाया जाए और जो भी इसमें ऑथराइज्ड पर्सन है, जो एमडी है परिवहन विभाग के, उनसे इसको मिलवाया जाए और उसकी समस्या हल कराई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महिलाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से क्राफ्ट रूट्स ग्राम की संस्था 2008 से भारत के पारंपरिक और सांस्कृतिक कलाओं के साथ कई पीढ़ियों से संभाले हस्तकलाओं के कारीगरों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करके हस्तकला से आजीविका उत्पन्न करने का मंच प्रदान कर रही है। क्राफ्ट रूट्स अब तक भारत के 17 से 20 राज्य और उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक क्राफ्ट हस्तकलाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब कानपुर में भी क्राफ्ट रूट ग्राम श्री संस्था दूसरी बार भारत के 22 प्रदेशों से 100 से अधिक कारीगरों के 70 से अधिक
हस्तकलाओं उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक लाजपत भवन में क्राफ्ट रोड प्रदर्शनी का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। प्रदर्शनी में पट्टचित्र, लाख की चूड़ियाँ, कांच की कलाकृतियाँ, मिनिएचर पेंटिंग जैसी हस्तकलाओं का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। ये जानकारी क्राफ्ट रूट्स ग्राम श्री संस्था के आयोजक अनार पटेल ने प्रेस वार्ता कर दी है। राजस्थान की कढ़ाई कारीगर छोटी यादव और लाख चूड़ी कारीगर इस्लाम अहमद के साथ कश्मीर से आई कढ़ाई कारीगर जाहिदा अमीन ने हस्तकलाओं की बारीकियों को साझा किया है। वहीं क्राफ्ट रूट ग्राम श्री संस्था की संस्थापक अनार पटेल से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। देश में अभी संस्था काम कर रही है। 35,000 से ज़्यादा इंडायरेक्ट हम लोग कारीगरों के साथ काम करते हैं। अभी 22 प्रदेश से, मतलब 22 स्टेट से 100 से ज़्यादा कारीगर यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी अपनी कला को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे साथ जो भी लोग बैठे हैं, जैसे लीना मैन है, वो हमारे ट्रस्टी हैं। सालों से उन्होंने संस्था के साथ काम किया। और हम बीच में जाहिदा बहन है, जाहिदा अमीन, वो कश्मीर से आई हुई है। करीबन 75 बहनों को कश्मीर के अंतर्गत गाँव में वो काम देती है। पिछले 5 सालों से मैं क्राफ्ट रूट्स से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी बा ने जो है, हम हिंदुस्तान के आर्टिजन्स के लिए क्राफ्ट रूट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रोजगार मुहैया कराता है। हमारे आजीविका का एक साधन है ये। तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि वोकल फॉर लोकल, हर हाथ को हुनर। उनका जो ये सपना है, हमारा क्राफ्ट रूट्स उनके सपनों को साकार कर रहा है। हिंदुस्तान के शिल्पकार और दस्तकारों को रोजगार मुहैया करा रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। महिला उत्थान और हर हाथ को काम के उद्देश्य से क्राफ्ट रूट्स देश और विदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। क्राफ्ट रूट्स के बारे में जानने के लिए क्राफ्ट रूट ग्राम श्री की संस्थापक अनार बेन पटेल और उसके साथ साथ देश की, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है, उनकी बेटी हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्राफ्ट रूट्स क्या है, इससे लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं? क्राफ्ट रूट्स एक संस्था है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कारीगर, जो भी एनजीओस काम कर रही है, इवन गवर्नमेंट के साथ, इवन हम लोग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो क्राफ्ट के सेक्टर में डिजाइन स्कूल्स हैं, उन सबको साथ जोड़ के हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और हम चाहते हैं कि क्राफ्ट के सेक्टर के जो इश्यूज है, वो इश्यूज को हम टैकल करें। इश्यूज के साथ हम लोग कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करें कि जिससे धीरे धीरे ये पूरे क्राफ्ट सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको हम ऑर्गेनाइज कर पाएं। तो मैम, कौन कौन से देश हैं और अब तक की जिले में या फिर पूरे देश में कौन कौन से सेक्टर इससे जुड़ चुके हैं और क्या कुछ इसमें विशेषताएं रहती हैं? करीबन 100 से ज्यादा क्राफ्ट के साथ हम लोग जुड़े हैं और 22 से 23 राज्यों तक हम लोग पहुंचे हैं। हमारा सपना है कि पूरे देश के कारीगरों के साथ हम लोग पहुंचे। सो क्राफ्ट तो बहुत सारे हैं, उसको पहुंचने में टाइम भी लगेगा, बट हम चाहते हैं कि हर क्राफ्ट को और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम एड्रेस करें। कानपुर में ये कब से कब तक की रहेगी और इस बार कानपुर में क्या कुछ विशेषताएं होंगी इस क्राफ्ट एग्जीबिशन में? लाजपत भवन में 8 तारीख से 12 तारीख तक सुबह 10:30 से रात के 9 तक ये रहेगा एग्जीबिशन। एंड 5 दिन में हम लोग चाहते हैं कि 100 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं और यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बहुत सारे क्राफ्ट है, आप राजस्थान को ले लो या यूपी के अपने क्राफ्ट को लो, कश्मीर से लोग आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग आए हैं और अलग अलग क्राफ्ट को लेके आए हैं। मैम, क्राफ्ट यूनिवर्सिटी की आपने बात करी है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोलने का इरादा है और क्या कुछ उस यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ाया जाएगा? जी, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी खुलें, पहले तो कहीं पे भी खुलें, बट खुलें। यहाँ पे ऐसा है कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी एक ऐसी वर्चुअल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी होंगी, क्योंकि हर क्लस्टर में जाके बच्चा पढ़ेगा। थियोरेटिकल पार्ट एक जगह पे होगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस अहमदाबाद में है, गुजरात में है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम गुजरात से चालू करें। तो ये थी हमारे साथ क्राफ्ट रूट्स की संस्थापक अनार बेन पटेल, जिन्होंने कहा है कि अगर क्राफ्ट यानी कि लोग क्राफ्ट की चीजें खरीदते हैं तो उससे नेचर को भी बढ़ाया जा सकता है और भारत की संस्कृति को बाहरी देशों तक फैलाया जा सकता है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से, जहां सब्जी मंडी स्थानांतरण से नाराज सब्जी विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। प्रशासन ने मंडी स्थानांतरित कर सब्जी विक्रेताओं को रामकुंड के मैदान पर मंडी को चिन्हित कर किए जाने को लेकर समय दिया है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि रामकुंड के मैदान पर हर वर्ष बारिश में पानी भर जाता है। इसके चलते वहां सब्जी बेचना मुमकिन नहीं होगा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें कोई और जगह सुरक्षित कराएं। मंडी में 6-7 महीने से मामला चल रहा है। दुकान हटाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा। आए दिन कहते हैं रामकुंड पे जाओ, रामकुंड में बाढ़ आ जाती है और कोई व्यवस्था नहीं है हर चीज़ की, ना नल की, ना पानी की, ना कुछ चीज़। महिला जाना नहीं चाहती हैं। अच्छा। 4-5 बार दूर पार होगी। यहाँ 30 साल से बैठ रहे हैं हम लोग, और 30 साल से हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। और का नाम फिर हम लोगों से कह रहे हैं यहाँ से तुम लोग रामकुंड पे जाओ, रामकुंड पे आ जाती है बाढ़, तो हम लोगों को वहाँ सुरक्षित जगह है नहीं है, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है, गड्ढा है, पानी भर जाता है। और हम लोग ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ हम लोगों को सुरक्षित जगह मिले और हम लोगों को स्थायी जगह मिले। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के रेवना थाना क्षेत्र में 1 साल पूर्व जमीन कब्जे को लेकर हुई वृद्ध की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए हत्यारों ने एक बार फिर से पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के मामले में 1 साल बाद जेल से छूटे दीपक, अशोक, बलवान, मनफूल परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बात न मानने पर दबंगों द्वारा पुनः पीड़ित परिवार की खेत, ट्यूबवेल आदि पर कब्जा कर लिया गया है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार दहशत में जीने को मजबूर है, जिसके बाद पीड़ित अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा है। कमिश्नर साहब के पास आया था। मैं थाना रेवना कानपुर नगर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी की हत्या पिछले साल 2023 1 जुलाई 2023 को शाम को 5:30 बजे 6 बजे के समथिंग कर दी गई थी। इसके बाद उसकी FIR कराई थी, जो हमारे परिवार के लोगों ने ही हत्या की थी। उनमें से 1 लोग प्रधान है और 3 लोग घर के ही सगे चाचा हैं। क्या नाम है? प्रमोद, बलवान, दीपक, अशोक, और इनमें एक महिला भी है जिनका नाम था FIR में। FIR में 2 लोगों का नाम निकाल दिया गया और 3 लोग जेल गए। अब क्या कर रहे हो? जेल से जमानत में बाहर आने के बाद सर जो मेरी ज़मीन पे कब्जा किया और मुझे जान से मारने की धमकी भी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN व अपर जिलाधिकारी उमेश चंद्र निगम ने आज चित्रकूट के विकासखंड करवी के ग्राम पंचायत वनकट के खेत में उतरकर स्वयं धान क्राफ्ट कटिंग की है, जिसमें कृषक मालिक केशव प्रसाद के खेत में 17-18 धान की प्रजाति की क्रॉप कटिंग कराई, जिसमें 17 किलो 300 ग्राम धान निकला है। इस प्रकार जनपद में प्रति हेक्टेयर 39.94 क्विंटल उत्पादन की गई। DM शिव शरणप्पा GN ने कहा कि धान की क्रॉप कटिंग 1 हेक्टेयर में 35 क्विंटल धान निकलता है। सालाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट व स्टेटस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया जाता है एवरेज प्रोड्यूस निकालने के लिए, ताकि MSP निकालने में आसानी हो। इस बार खेती अच्छी रही है और हमारा धान क्रय केंद्र भी हमने तैयार कर लिया है। ये क्रॉप कटिंग एक्सरसाइज जो है एनुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली किया जाता है। इसमें हम लोग हर एक ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेशन करके फार्म का जो एक एवरेज प्रोड्यूस है उसको हम लोग निकालते हैं, ताकि उसका MSP भी कैलकुलेट करने में आसानी हो।
यहाँ पे लगभग 1 हेक्टेयर पे 35 कुंटल तक आता है और इस बार यील्ड अच्छी रही है और हमारा धान क्रय केंद्र भी सब लोगों हमने तैयारी कर लिया है, वहाँ पे भी लोगों को एमएसपी मिलेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का लक्सर से। अहम खबर है जहां फाइनेंस कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। लक्सर खानपुर हाईवे पर फाइनेंस कर्मचारी से लूट की यह वारदात सामने आई है। 2 बाइक सवार 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। चंद्रपुरी गांव से वसूली कर लक्सर लौट रहा था कर्मचारी। गोवर्धनपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर लूट की घटना सामने आई है। फाइनेंस कर्मी से बदमाशों ने लूटे हैं 54,000 रुपए। खानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति BS वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है, जिस पर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है, जबकि 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न कराए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपत्तियों पर निस्तारण हो चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री मनोज कुमार तिवारी जी एंड माननीय विवेक भारती शर्मा जी के समक्ष ये PIL याचिका रिजवान अली अंसारी ने डाली थी, जो कि हमारे उत्तराखंड में 28.2% OBC हैं। तो एक व्यक्ति आयोग रिटायर्ड जज श्री BS वर्मा जी का बना था, साथ में 2 सचिव थे। उन्होंने 27% रिकमेंडेशन किया था कि उनको आरक्षण मिले, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने जा रहे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के। तो गवर्नमेंट ने 27% जो एक व्यक्ति आयोग BS वर्मा जी ने किया था उसको मान लिया है और 23/10/2024 को उसको पूरा विधानसभा के सत्र उसने करके माननीय महामहिम गवर्नर महोदय जी के यहाँ भेज दिया है और कल 6 तारीख का लिखा हुआ पत्र आज 7 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय माननीय डिवीजन बेंच में सामने प्रस्तुत हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेलाकुई के इंडस्ट्रियल एरिया फार्मासिटी में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनाने वाली एक कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसमें कंपनी में काम कर रहे 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर भेज दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि आज दोपहर सेलाकुई फार्मासिटी में मौजूद हैब फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लिमिटेड नाम की इस कंपनी में रखे सिलेंडरों में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। जी क्या हुआ था कंपनी में? क्या नाम है कंपनी का? हैब कंपनी 10 नंबर प्लाट। क्या मामला हुआ था, किस टाइम घटना है? ये करीब 2:30 बजे के आसपास की है, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। वहाँ पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हुई और सिलेंडर में आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मची, सब जगह भागे, सिलेंडर ब्लास्ट हुए। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, कम से कम 10-12 लोग अच्छे से झुलस गए।
और कई लड़कियां बेहोश हो के गिरी, जैसे भागे, अगल बगल की कंपनी सारे लोग भागे निकल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में आज 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का समापन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को और टीमों को 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सम्मानित किया गया। मौके पर बोलते हुए कमांडेंट 15 बटालियन एनडीआरएफ आपको बता दें सुदेश कुमार दराल ने बताया कि एनडीआरएफ के जवान और अधिकारी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें मानसिक तनाव न हो और शारीरिक दक्षता उनकी बनी रहे, इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में नॉर्थ जोन की 4 बटालियन के अलग अलग टीमों ने प्रतिभाग किया है, जहां विजेताओं को मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सीएम ने सभी प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में उन्हें देश के अनेक राज्यों में पर्वतीय समाज के लोगों से मिलने का अवसर मिला है। उन्होंने महसूस किया है कि हमारे प्रवासियों के भीतर बसा उत्तराखंड सदैव उनके साथ रहता है। उन्होंने उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति और संस्कार को कभी नहीं छोड़ा है। ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन सभी को उत्तराखंड की मिट्टी से पुनः जोड़ने का एक प्रयास है। यह ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य के अधिकारियों के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न राज्यों में निवासरत अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यहां से निकलने वाला संदेश लाखों उत्तराखंडी प्रवासियों तक पहुंचेगा। आज के अवसर पर ये घोषणा करता हूं कि हम राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन करेंगे, ताकि इस दिशा में और जो है काम आगे बढ़े, पूरे व्यवस्थित तरीके से, प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। आप सभी उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को प्रदेश के संबंध में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराने और आपकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से भी एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी तैयार की जा रही है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य की 3 हवाई सेवाओं का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून से उत्तरकाशी और देहरादून से गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं। इसलिए सरकार उड़ान योजना के तहत 18 स्थानों पर हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं को प्रारंभ करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास की गति मिलने के साथ साथ सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इन हवाई सेवाओं के प्रारंभ होने से आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कार्यों में भी गति आएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।